खूबसूरत पलों को पिरोया जाए तो लम्हे शक्ल लेते हैं, लम्हे किस्सों को जन्म देते हैं और फिर यही किस्से कहलाते हैं कहानी कल आज की। मैं हूं आपका कथाकार जन्मेजय और ये है कहानी कल आज की, गुरवासी स्टूडियोज की एक पेशकश। देवदार रिट्रीट की खामोशी शांति ने खुद बुनी थी। उनके हस्बैंड को गुजरे 10 साल हो चुके थे और इस दौरान उन्होंने एक मुअज़्ज़िज़ बेवा होने के हर तकाजे को पूरी शिद्दत से निभाया था। सुबह पहाड़ों से पहले होती थी, होमस्टे के कमरे बेदाग और सलीकेदार होते थे और उनके कपड़े सिर्फ सफेद, क्रीम और कभी कभार गहरा भूरा। 55 साल की उम्र में वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी, समाज में सरबुलंद थी, पर भीतर ही भीतर एक गहरे जज्बाती खालीपन और ऊब से घिरी थी। अक्सर वो अपनी साड़ी के म्यूट हरे आंचल पर उंगलियां फेरती। यह आदत उन्हें जमींदोज रखती थी। ये छोटा पहाड़ी कस्बा अपनी उम्मीदें उन पर थोपता था और शांति ने उन उम्मीदों को पहाड़ की उस पतली मुस्तकिल ठंडक की तरह ओढ़ रखा था। किशोर जी से उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं, बल्कि बहुत व्यावहारिक थी। किशोर जी एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जिनका चेहरा धूप और पहाड़ की हवा से तराशा हुआ था। वो उनकी संपत्ति के पुराने पत्थर की दीवार का मुआयना कर रहे थे, जिसकी हद जंगल के रिजर्व से मिलती थी। उन्होंने कहा, शांति जी, दीवार का रिपॉइंटिंग जरूरी है। मॉनसून का पानी इन मीपल के पेड़ों की जड़ों तक जा रहा है, फिसलने का अंदेशा है। शांति, जो ठेकेदारों से आमतौर पर रूखा व्यवहार रखती थी, इस बार रुक गई। किशोर जी ने उनसे कोई हमदर्दी या अफसोस नहीं जताया। उन्होंने उनसे एक इंजीनियर की तरह बात की, पत्थर, पानी और स्थिरता के बारे में। अगले कुछ हफ्तों तक वो दीवार ठीक करते रहे और शांति ने उन्हें चाय की चुस्कियां देने का बहाना ढूंढ लिया। वे स्थानीय पक्षियों के नाम पर, अखरोट तोड़ने के सही समय पर और शहर की ओर भाग रही नई पीढ़ी के जुनून पर बात करते थे। उनका रिश्ता सम्मान और साझा शांति पर टिका था। ये वही सहज बौद्धिक साथ था जो उनके जीवन से दशकों पहले गायब हो चुका था। एक गुरुवार को किशोर जी ने उन्हें एक दुर्लभ काई दिखाने के लिए ऊंचाई पर चलने को कहा। शांति हिचकिचाई, सुनसान सड़क की ओर देखकर बोली, लोग क्या कहेंगे किशोर जी? वो पल भर रुके, 2 पत्थरों को सही जगह पर रखा। काई गॉसिप नहीं करती शांति जी, और अगर आप दुनियावी तकाजों पर जिएंगी तो बिना जिए ही मर जाएंगी। वो गई। अगले ही दिन शांति ने एक खतरा मोल लिया। उन्होंने एक साड़ी नहीं, बल्कि जलते हुए नारंगी रंग की एक कश्मीरी शॉल खरीदी, जिस पर नीली कढ़ाई थी। वो शॉल उनके पलंग पर किसी बागी आफताब की तरह पड़ी थी, उनके फीके वार्डरोब का मजाक उड़ाती हुई। उन्होंने उसे अगले शनिवार को उड़ा, जब किशोर जी उन्हें अपने सेब के बगीचे में ले गए। हवा साफ थी, देवदार की खुशबू शिद्दत से मन को भर रही थी और वर्षों बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके कंधे का तनाव पिघल गया है। टक्कर तब हुई जब उनकी शादीशुदा बेटी मीरा अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली से आई। मीरा ने शॉल देखते ही टोक दिया, माँ, ये शॉल बहुत अच्छी है, पर थोड़ी तड़क भड़क वाली नहीं है। और ये किशोर कौन है जिनके बारे में बाजार में सब पूछ रहे हैं? ये सवाल मासूम नहीं था, ये उनके डर से भरा था, उनकी मां की रुतबे बिगड़ने का डर, शहर में उनकी अपनी छवि पर गॉसिप का साया पड़ने का डर। दोपहर के खाने के बाद मीरा ने शांति को अकेले पाकर अपनी अदब भरी नाराजगी जाहिर की। माँ, आई एम रियली वरिड। आप जानती हैं इस शहर में रस्मों का एहतराम कितना जरूरी है। पिताजी के गुजरने के बाद आपने जो मुकाम और इज्जत बनाई है, क्या उसे महज एक दोस्ती के खातिर दांव पर लगाना ठीक है? मेरा ये दोस्ती नहीं है, ताल्लुक है, और ये तकाजा उस अकेलेपन ने किया है जो तुम्हारी खामोशी ने मुझे दी। क्या बुढ़ापे का मतलब ये है कि बाकी बची जिंदगी सिर्फ यादों का बोझ लेकर गुजारी जाए? लोग कह रहे हैं, यू आर अ रिस्पेक्टेबल लेडी हियर। आप इस उम्र में किसी कुंवारे आदमी के साथ यूं खुलेआम ट्रैकिंग पर नहीं जा सकती। आपको साथ चाहिए
आप हमारे साथ रहने आ जाइए, विल कीप यू बिजी। ये आपकी शान के खिलाफ है। मेरी शान मीरा मेरे अपने जमीर में है। मेरी इज्जत लोगों की नजरों में नहीं है, मेरे अपने फैसलों में बसती है। मैं 10 साल से शोक का पैकर बनी रही, अब मैं वास्तविक इंसान बनना चाहती हूं। आप फिक्र क्यों नहीं समझ रही हैं मेरी? ये मेरी और आपकी रुतबे का सवाल है। तुम अपने रुतबे की फिक्र करो मीरा, मैं अपनी जिंदगी की फिक्र करूंगी। दशकों के त्याग और सम्मान के नियमों का बोझ शांति पर आ पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी को देखा, एक ऐसी महिला जो अपनी मां को सिर्फ त्याग और शोक का पैकर मानती थी, एक जीती जागती इंसान नहीं। उस रात शांति बरामदे में आई। हिमालय की चोटियों पर तारे चुपते हुए और इंसानी उसूलों से बेपरवाह थे। उन्होंने किशोर जी का हाथ याद किया जो उन्हें बाज दिखाता था, उनके सेब के बगीचे की गंध याद की। अगली सुबह मीरा नाश्ते की मेज पर अंतिम फैसला सुनाने को तैयार थी, लेकिन शांति पहले से तैयार थी, ना तो सफेद में ना ही क्रीम में, बल्कि अपनी नई नारंगी शॉल में, जो एक धीमी विद्रोही गर्मी से धधक रही थी। मीरा, शांति ने अपनी चाय पीते हुए कहा। उनकी आवाज में वर्षों का धीरज और एक नई हकीकत थी। मैं 10 साल से दूसरों की यादों में जी रही हूं। अब जो कुछ साल बचे हैं वो मेरे अपने हैं। ये मेरा घर है और ये मेरी मर्जी है। इससे पहले कि मेरा कुछ कह पाती, दरवाजे पर दस्तक हुई। किशोर जी खड़े थे। आज वो रोजाना के कपड़ों में नहीं थे, बल्कि साफ सुथरी पतलून और जैकेट में थे। हाथ में जंगली बुरांश के फूलों का छोटा सा गुच्छा था। उन्होंने मीरा को नहीं देखा, उनकी आंखें सिर्फ शांति पर टिकी थी। चलने के लिए तैयार है शांति जी? उन्होंने पूछा। शांति ने फूल ले लिए, जिनके लाल गुलाबी रंग उनकी शॉल के नारंगीपन से मेल खा रहे थे। उन्होंने धीमी पुरएतिमाद नजर से किशोर जी को देखा और फिर अपने हैरान बेटी को नजरअंदाज करते हुए दरवाजे से बाहर कदम रखा, उगते सूरज और खुले पहाड़ी रास्ते की ओर। पहाड़ की खामोशी टूट चुकी थी और उसकी जगह 2 इंसानों के कदमों की ताल ने ले ली थी।